वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आइस के द्वारा 67 बीपीएससी का जो सीरीज चलाया जाए उसका 5 टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट हो चुके हैं। सभी सब्जेक्टिव टेस्ट हो चुके हैं और टेस्ट 5 तक हो चुका है। कुल 13 टेस्ट है, तो शेष जो बच गया अब रेगुलर वो कराया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसमें शामिल होइए। हम लोग बात कर चुके हैं करंट अफेयर्स 1 से लेकर 20 तक बात हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे 21 से लेकर 30 तक बात करेंगे। क्या है करंट अफेयर्स में, आज ही हम लोग पॉलिटी भी ख़त्म कर देंगे, ज्योग्राफी भी आज इस पर कवर कर लिया जाएगा। शेष जो रह जाएगा इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, मिसलिनियस, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, इसे नेक्स्ट 1 से 2 डे में समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है भी और चीज़ें। जैसे इसमें आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले सभी जो नए व्यूअर अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन जो होते हैं आपको जल्द से जल्द सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे नए और पुराने लिसनर व्यूअर दोनों हैं, चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और बेहतर तरीके से जो हम लोग आप लोग के सामने चीज़ों को लेके आ रहे हैं उससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। देखिए, हम लोगों का नया प्रयास प्रत्येक दिन कुछ न कुछ करता रहता हूँ मैं, जिसमें आप लोगों को बेनिफिट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैंने कल बहुत सा पोस्ट कम्युनिटी में डाला है, आप जाइएगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी होता है, आप कम्युनिटी को ओपन कीजिएगा तो बहुत से पीआईबी के आपके डाटा वहाँ फैक्ट अवेलेबल कराए गए हैं। यूएनओ का डाटा आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है। पिक्चर होगा, पिक्चर के बारे में कुछ 50 से 100 शब्दों में जिक्र किया गया है और प्लस उस पिक्चर है क्या, उससे संबंधित कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई गई होगी। तो आप लोग ज़रूर इस सेगमेंट को देखिए, जहां आप लोगों को मिलेगा पीआईबी का नोट्स, यूएनओ का बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यूएनओ वुमेन का हो गया, डब्ल्यूएचओ का हो गया, और उसी प्रकार जो भी संस्था है, सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, जो भी अपडेट करेगा यूएनओ पीआईबी, गवर्नमेंट का जो भी आप लोगों को साइट होगा, जो भी अपडेट कराया जाएगा, वो पिक्चर, शेड्यूल, स्लाइड, तो आप लोगों को वहाँ पर कम्युनिटी में ही आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए, उसे देखिए क्या वो नया है। अभी ही जाके देखिएगा क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर प्रयास युक्ति आईएएस के द्वारा किया गया, ऑथेंटिक सोर्सों को लेकर आया है। तो आप लोग जरूर उसे देखिएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को चीज़ों को प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। तो आप लोग ज़रूर हमें कोऑपरेट कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, ये लूसेंट बूस्टर की बात जो मैं करता हूँ बार बार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी जीके एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके या जीएस, जिसे आप लोग 2 रूप में जानते हैं, तो इसे किसी भी एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रामबाण की तरह आप लोग जानते हैं, कोई भी जो भी स्टूडेंट है इसे ज़रूर पढ़ता है। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को अभ्यास कराया जाएगा ऐप पर, और वेबसाइट पर आप लोगों को क्वेश्चन एनालिसिस कराया, क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग वहाँ दे सकते हैं। सभी का शेड्यूल बना हुआ है ऐप पर, और वेबसाइट पर जाकर लूसेंट के सब्जेक्ट में जाइएगा, वहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है लूसेंट का, टॉपिक वाइज कौन कौन से डेट पर कौन से टेस्ट होने वाले हैं पहले ही बताया रहता है। तो आप लोग ज़रूर जाके विजिट कीजिए, देखिए क्या है उसमें। इसमें आपको 600 से अधिक प्रश्न आप लोगों को शामिल किया गया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जीएस के पार्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट, आपको मिसलिनियस हो, और जो 1 टाइप क्वेश्चन होता है, कौन सबसे अधिक कौन सबसे कम, जो मिसलिनियस टाइप के दिया रहता है, वो सारे आपको यहाँ से कवर कराए जाएंगे। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए क्या है नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पर समझने को मिलेगा। नया प्रयास है युक्ति आईएएस के द्वारा। नेक्स्ट हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, या तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, या तो वेबसाइट विजिट कीजिए www.yuktiais.in। गूगल पर जाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा लोगो आप लोगों को मिलेगा, उसे आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद सारे फॉर्मेलिटी होती है, जो साधारण ऐप डाउनलोड करने के लिए जो होता है, तो आप लोग उसे कर सकते हैं।
इस पर आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस पीटी प्लस मेंस के सारे आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम होगा। और साथ ही साथ आपको यह प्लेटफॉर्म ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स बूस्टर के नाम से भी बहुत से प्रोग्राम चलाए। लगभग यहाँ पर 111 से लेकर 120 तक आपको क्विज चलाए जा रहे हैं विन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। तो आप लोग इसमें जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी व्हाट्सएप कर सकते हैं संबंधित समस्या को लेकर। हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, अपने मोबाइल को कोचिंग बनाइए। इसलिए UTIS प्लेटफॉर्म को जरूर एक बार विजिट करके देखिए क्या आपके लिए स्पेशल लेकर आया है। नेक्स्ट है यूपी PCS के लिए प्रोग्राम आप लोगों को जारी कर दिया गया। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जो भी हैं इंटरेस्टेड, आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 21 टेस्ट होंगे जिसमें एक फ्री होगा, एक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, CSET के 3 सेट प्रैक्टिस कराए जाएंगे। पॉपुलेशन अपराइजेशन से आप लोगों को नगरीकरण और जनसंख्या से एक जो होंगे फुल टेस्ट जो होंगे आपको होंगे। करंट अफेयर्स का भी एक होगा और फुल टेस्ट आपको 10 कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, मात्र फीस का 299 रखा गया है। वैलिडिटी 1 ईयर है, स्टार्ट होगा 21 मार्च से। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल होगा। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक है वेबसाइट पर विजिट कर देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं या दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए और भी आगे चीज़ें हैं। बीपीएससी का भी प्रोग्राम चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं बीपीएससी का प्रोग्राम है। तो अभी ये रनिंग स्थिति में है। इसका हाफ हो चुका है, सब्जेक्टिव सारे हो चुके हैं, कुल 5 टेस्ट भी फुल टेस्ट हो चुका है। कुल 13 टेस्ट है, अब बच गया है शेष, उसे आप लोगों का जल्द से जल्द कवर करेंगे। दिए गए नंबर इसका जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उसे जुड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। हमारा रिव्यू आ रहा है, रिव्यू भी आप लोग को जल्द से जल्द अपलोड मैं करवाऊंगा ताकि आप लोग देख सके। जो यहाँ पर सेलेक्टेड लोग भी हैं तो वो किस रूप से रिव्यू दे रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, क्वेश्चन का एफिशिएंसी क्या होती है और क्वेश्चन किस रूप से आपको एग्जाम में मदद कर सकता है, कौन सा प्रश्न किस रूप से मदद कर सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूपीएससी के लिए भी प्रोग्राम चल रही है। आप लोगों को जो जिनको विजिट इनरोल होना है इनरोल हो सकते हैं। सभी प्रोग्राम टोटल 51 टेस्ट है और इसका फ़ी मात्र 1500 रुपया रखा गया है। 1 साल की वैलिडिटी है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को 1 से 20 तक करा दिया गया है, तो सभी लोग इस पर हम उम्मीद करता है इसे आप लोग देख लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। 21 नंबर का प्रश्न हम लोग चलते हैं। 1 सेकेंड। तब तक आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग हम लोग और बेहतर तरीके से आपसे जुड़ सके और हमारा जो प्रयास डेली किया जा रहा है आप लोगों के लिए वो सफल हो सके। क्योंकि देखिए मैं बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहता हूं ताकि आप लोग जो भी क्यूरी होता है एग्ज़ाम के समय वो समाप्त हो जाए। आप लोग को इतना इजी फॉर्मेट में चीज़ों को अवेलेबल कराना चाहता हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही और टू दी पॉइंट हो। देखिएगा आप लोग कम्युनिटी में बहुत से टॉपिक ऐसे दिए होंगे जिससे आपके डायरेक्ट प्रश्न आपको वहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों को दिया गया होगा एफडीआई का दिया गया है, एफडीआई किस रूप से बढ़ा है, ग्रोथ रेट क्या है। नेक्स्ट है मातृत्व मृत्यु दर किस रूप से बढ़ रहा है, भारत में कितना कम हुआ है, सभी पर डाटा आप लोग को अवेलेबल कराया गया है। साथ ही साथ यूएनओ का हाल ही में प्रोग्राम जो चलाया गया उसका कम्युनिटी में अपडेट किया गया, तो कम्युनिटी को जरूर आप लोग विजिट कीजिए। तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सीखने को वहाँ पर मिलेगा। बहुत सी चीज़ें जब देखिए मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट होता है वहाँ से छूट जाता है, वो किसी न किसी तरह शामिल नहीं हो पाता, तो मैं कम्युनिटी में ही उसे अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग के लिए कोई भी प्रश्न आपसे अब छूटने वाला नहीं है, आप चीज़ों को पढ़िए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आज के प्रश्न पर। तो देखिए हाल ही में महान क्रिकेटर है वर्ल्ड के और ऑस्ट्रेलिया के, तो ये शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया, तो इससे प्रश्न जरूर इस बार पूछने वाला है। तो इसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम किस वर्ष शामिल किया गया था इन्हें, आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम होता है तो उसमें कब शामिल किया गया है, तो वर्ष 2011, 2012, 2013, 2012 और 2014। तो 2011, 2012, 2013, 2014 तो कौन सा होगा, तो उपयुक्त इसका सही उत्तर होगा 2013 होगा। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक सभी लोग जानते हैं बिहार है। बिहार में वर्ल्ड में ऐसा एक ऑप्शन देता है जो कहीं नहीं है शामिल। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक।
नेक्स्ट है हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन भी जरूरी हो जाता है। सॉल्यूशन इसमें जो दिया गया है, वर्ष 2013 में शेन वॉर्न को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। शेन वॉर्न का कैरियर 1992 से 2007 तक 15 वर्षों तक रहा। तो यह ईयर याद रखिएगा। शेन वॉर्न ने वर्ष 1999 ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्व कप विजेता भी रहे हैं। तो पहली बार जो शेन वॉर्न थे कब विश्व विजेता बने थे, वो जो टीम बनी थी उसकी उनकी, तो किस में शामिल थे, वर्ष 1999 का वर्ल्ड कप में। और ये वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। तो ये सब भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष पर यह आयु पर निधन हो गई। यह भी हो सकता है प्रश्न आपसे इनसे पूछ सके तो कितनी वर्ष पर इनकी मृत्यु होगी। शेन वॉर्न ने कुल 145 टेस्ट खेले जिसमें 708 विकेट लिए। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि इनके द्वारा। इससे पहले मुथैया मुरलीधरन है। तो यह कमेंट बॉक्स में बताइए मुथैया मुरलीधरन किस देश से संबंधित है और वो कौन सा क्या करते हैं, बॉलर है, स्पिन बॉलर है या बैट्समैन है या विकेट कीपर है, कौन सा है, क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पता रहता है, यही सब आप लोग गलती कर दीजिएगा। शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स कप्तान के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल होता है उसका लीग उद्घाटन संस्करण प्रथम संस्करण जीता। तो किस वर्ष जीता आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए सारी चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग हो जाते हैं, केवल टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़िए, कुछ खुद से भी सर्च कीजिए ताकि आप लोग एक्टिव मोड में कार्य कर सके, एक्टिव मोड में आप लोग चीज़ों को आप लोग कवर कर सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न क्या है। 22वां नंबर है कि वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण है। हाल ही में चल रहा है संस्करण और महिला टीम बहुत ही जो गर्ल्स टीम है जो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वो पाकिस्तान को हराई, श्रीलंका को भी हरा चुकी है, वेस्ट इंडीज़ को भी। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखिएगा। वर्ल्ड कप महिला विश्व कप जो चल रहा है ज़रूर आप लोग देखिए। केवल पुरुष का ही मत देखिए, मेल का ही, बहुत सी चीज़ें हैं, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ये 10वां संस्करण है, 11वां संस्करण है, 12वां संस्करण है या 13वां संस्करण है, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा, यह आपको कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण इसका है। ध्यान रखिएगा यह 12वां संस्करण है 2022 का, ये भी याद रख सकते हैं 2022 12वां संस्करण। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में कराया जा रहा है। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। 4 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कितने दिन तक चलेगा ये भी प्रश्न पूछ सकता है, इस रूप से भी कितने दिनों तक खेला गया। 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप का यह 12वां संस्करण है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 यह 50 चल रहा है। 50 जो क्या कहते हैं 50 ओवर का जो होता है, 50 ओवर का जो मैच होता है, वनडे एग्जाम जिसे वनडे मैच कहा जाता है, जैसे वो वाला वर्ल्ड कप चल रहा है। 2020 मत समझ लीजिएगा आप लोग, 2020 अलग है। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच माउंट मांगवेन्यूई में बे ओवल में हुआ। पहला उद्घाटन मैच कहाँ हुआ, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच ही कराया गया आपको बे ओवल में, जिसमें वेस्ट इंडीज की महिला न्यूजीलैंड को 3 रन से, न्यूजीलैंड की टीम को 3 रन से हराया था। अब भारत 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करेगा, अर्थात तो 6 मार्च से इसका प्रारंभ हो गया है। तो ये हालांकि पहले का क्वेश्चन था इसलिए इसे शामिल किया। अब बहुत से अपडेट हो चुके हैं, इसमें सारे अपडेट को आप लोग कवर कर लीजिएगा। जब लास्ट हो जाएगा, लास्ट जब गेम खेल ली जाएगी 3 अप्रैल को फाइनल, तो उसमें सारे अपडेट को मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आपसे छूटे नहीं। फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा ये जरूर याद रखिएगा, हेगल के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कुल कितनी टीमें भाग ली, 8 टीमें ने भाग लिया, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। तो यह आपको प्रश्न पूछ सकता है इस रूप से भी 8 टीम। आपको एशियाई देश कितने देश शामिल, तो 3 देश है, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान। देखिए सबसे ज़्यादा भूमिका कहीं भी रहता है एशिया का रहता है, तो भारत के एशिया के 3 देश खेलने वाले इस वर्ल्ड कप में। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ याद रखें, देखिए अभी मैं 2020 की बात कर रहा था तो आप लोग कंफ्यूज ना, इसलिए 20 की चीज़ों को शामिल कर दिया हूँ। और वर्ल्ड कप जो फाइनल हो जाएगा उसका वर्ल्ड कप का जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसको भी मैं अपडेट कर दूँगा। तो 2020 विश्व कप की विजेता सूची कौन है, विजेता पहले उप विजेता वर्ष मेजबान सभी को, पहला था इंग्लैंड, विजेता रहा था न्यूजीलैंड, इसमें उप विजेता 2009 और इंग्लैंड में यह हुई थी, मेजबानी की थी ऑस्ट्रेलिया,
उसके बाद न्यूजीलैंड अपडेट रहा, उप विजेता रहा था, रनर था। 2010 में यह कराया गया था और वेस्ट इंडीज में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया देखिए, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कितनी बार ऑस्ट्रेलिया किन किन वर्षों में लगातार जीता है 2020 वर्ल्ड कप जो कराया गया था उसे। तो लगातार 3 वर्ष आपसे पूछ सकता है, तो 2010, 12, 14 को प्रत्येक 2 वर्ष ये होता है, सभी लोग जानते हैं। यह वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश में हुआ था। और साथ ही वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया फिर पुनः अगर इस बार ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो डबल हैट्रिक करने वाला रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप लोग कवर करना। भारत उप विजेता रहा था लास्ट 2020 में जो था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कुछ रनों से हारी थी। महिला प्रदर्शन बहुत ही बेहतर था। उम्मीद करता इस बार और भी बेहतर प्रदर्शन होकर आईसीसी का जो वुमेन वर्ल्ड कप है 2020 को जीत के भारत की महिला टीम वापस आएगी और भारत की महिला टीम के प्रति लोगों का जो नज़रिया है और भी चेंज हुआ। जैसे वर्ल्ड कप 1983 में जो भारतीय टीम के साथ नज़रिया चेंज हुआ था लोगों का, तो कोऑपरेटिव माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे लोग। तो बहुत ही मुझे भी आशा है, आप लोगों को आशा होगी कि इंडिया वर्ल्ड कप इस बार जीत के आए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भावनाओं में आगे नहीं आना है, नहीं तो बहुत सी चीज़ें छूट जाती है। सभी अपने अपने काम कर रहे हैं तो हमें भी करना है। चलिए हम लोग बात करेंगे अब 23वां नंबर प्रश्न पर। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ मनाया है? ध्यान रखिएगा 75। तो इजराइल है, जापान है, फ्रांस है, नीदरलैंड है। तो कोई नहीं, एक से अधिक। तो यह आपको आंसर होगा फ्रांस, नीदरलैंड के साथ यह मनाया है, क्योंकि हाल ही में भारत ने एक साझा जो MOU साइन किया था उसमें इसे जारी किया था। लोगो जारी किया गया भारत सरकार और नीदरलैंड की सरकार के द्वारा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। वैसे सभी देश हमारे साथ महत्वपूर्ण है, इजराइल हो, फ्रांस हो, जापान हो, तो ये सब सारे देश महत्वपूर्ण है। तो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रीम जो मेन जो टॉपिक होते हैं उससे भी इतर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 75वीं वर्षगांठ मनाया गया था, इस पर लोगो जारी किया गया, ये इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2022 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं पश्चिमी संजय वर्मा, भारत में न्यूजीलैंड के राजदूत है मार्टिन वैन डेंग वर्ग ने 2 मार्च 2022 को इस अवसर पर मनाने के लिए एक संयुक्त लोगो जारी किया। मैंने अभी चर्चा भी किया था, लोगो जारी किया कुछ नहीं, 2 देशों का मित्रता वाला है। आप लोग इसके संबंध में कुछ बातें हैं। व्यापारिक और वाणिज्यिक सहयोग दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के केंद्र बिंदु हैं। तो व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध है। वित्त वर्ष 2019-20 कुछ डाटा आप लोग को याद रखना है। 2019-20 के FDI जो प्रवाह था उसमें 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ मॉरिशस और सिंगापुर के बाद नीदरलैंड भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक रहा था। तो यह भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, तीसरा सबसे बड़ा निवेशक कौन रहा है? तो आप लोगों को यह मॉरिशस, सिंगापुर और नीदरलैंड। तो ये PIB का आप लोगों को अपडेट किया PIB का डाटा है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कवर कराएगा प्रश्न यहाँ से। अप्रैल 2020 और दिसंबर 2020 के बीच भारत और डच निवेश कुल कितना था? 36.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो उन्हें चौथे स्थान पर रखता है। तो ये सबसे बड़ा निवेश एक दूसरे देशों में रहा था। नीदरलैंड वर्ष 2019-20 में ही भारत में जो अपतटीय प्रत्यक्ष निवेश है ODI में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है। अर्थात तटीय क्षेत्रों से जो तटीय अप्रत्यक्ष निवेश होता है उसके संदर्भ से आप लोगों को भारत में ODI के लिए चौथा सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। तो यह भी हाल में इससे संबंधित डाटा भी वेरी किया है। तो आप इस चीज़ों को मैं इस पर आप लोगों को कम्युनिटी में इसे अपडेट जरूर किया है, आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। FDI निवेश किस रूप से बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, तो सभी पर मैंने कम्युनिटी में आप लोगों को फेसबुक पर आप लोग अपलोड जो ग्रुप बना हुआ युक्ति IAS प्लस यूपी BPSC ग्रुप बना हुआ और एंड PCS ऑल ग्रुप, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से अपडेट आप लोग कराए जाते हैं। भारत ने वर्ष 2000 जो 200 डच उद्यमी हैं और इसके अलावा नीदरलैंड में लगभग 200 भारतीय कंपनियां जिसमें सभी प्रमुख IT फर्म हैं।
तो भारत मुख्यतः आईटी फर्म के साथ वहाँ पर सहयोग करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों को ये आप लोगों को कवर करनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2024-2023 में तक सन टू लिक्विड ईंधन प्रयोग करने वाला या उपयोग करने वाला प्रथम एयरलाइंस बन जाएगा। यह कौन बन जाएगा? जेट एयरवेज या स्विस एयरलाइंस, BA सिटीफायर्स या डेल्टा एयरलाइंस। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको यहाँ से प्रश्न, क्योंकि ई ईंधन की बात की जा रही है, ई ईंधन की बात की जा रही है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग इसे कवर कीजिएगा, इस टॉपिक को, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो स्विस एयरलाइंस है, ऑप्शन 20 का सही होगा। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस AG, जिसे AG बोला जाता है, या स्विस एयरलाइंस, दोनों में से कोई भी बोला जा सकता है। कहीं कोई भी नाम आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसकी मूल कंपनी जो है लुफ्थांसा ग्रुप है, इसे जरूर याद रखिएगा, लुफ्थांसा ग्रुप। या आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, लुफ्थांसा ग्रुप कौन से सन टू लिक्विड ईंधन को प्रोत्साहित कर रहा है? तो अपने सौर विमानन जो होता है ईंधन का उपयोग करने वाला स्विट्जरलैंड स्थित सौर ईंधन स्टार्टअप सिन्हेरियन का भी याद रखिए, साथ भागीदारी की है। और यही दोनों भागीदार मिलकर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। और सन टू लिक्विड ईंधन का प्रयोग अब 2023 तक करने का उम्मीद लक्ष्य रखा गया है। देखिए सफल होता है क्या होता है ये तो उस समय की बात है, पर लक्ष्य यही है, बन जाएगा, कार्य प्रगति पर है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस अपनी उड़ानों को ऊर्जा देने की मदद करने के लिए सन टू लिक्विड सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। 2023 तक स्विस जो है सन टू लिक्विड प्रथम एयरलाइंस बन जाएगा। तो वर्ष 2023 तक ये बनेगा सन टू लिक्विड, जो आप लोगों को इस रूप से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है, भारत में इथेनॉल का प्रयोग जो ईंधन में कराया जा रहा है, कितना परसेंट है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ईंधन जो है उसमें इथेनॉल का प्रयोग कितने रूप से, और लक्ष्य कब ईंधन के उपयोग के लिए लक्ष्य क्या है, इस पर प्लेलिस्ट वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए किस रूप से आप लोगों को चीज़ों को अवेलेबल कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को है 25 नंबर का प्रश्न। आज मैं ज़्यादा चीज़ों को नहीं, लंबा वीडियो हो जाता है आप लोगों के लिए। 25वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है वो उसका जो ITU जो है उसका जो एक केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, या उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक या एक से अधिक शहरों में कराया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में स्थापित कराया जा रहा है। तो इसे आप लोग कैसे देखिएगा, सॉल्यूशन के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का एक क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार केंद्र की स्थापना ITU जो इंटरनेशनल दूरसंचार कम्युनिकेशन वाले यूनिट्स है उनके द्वारा यह कराया जा रहा है। मेजबान देश समझौता किया है, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, जिसे SCA कहा जाता है। तो आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, SCA एग्रीमेंट करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? उसमें भारत नाम दे सकता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशिया का कोई भी देश का नाम दे सकता है, या विश्व के किसी भी देश के नाम दे सकता है, और आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो यह जरूर आप लोग रखिएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेजबान देश समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। मेजबान जो देश होता है वो ढांचा प्रदान किया जाता है संबंधित क्षेत्र में। नई दिल्ली में ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों को सेवा करेगा। तो देख लीजिए, सभी देशों को सेवा करेगा, दक्षिण एशियाई देशों को ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशियाई देशों को। ICO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड किस लिए फेमस होता है? क्यों यहाँ पर सभी संस्थाओं का हेडक्वार्टर है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड के संबंध में आप देखे होंगे यूएनओ का अधिकतर संगठन यहीं पर स्थित है। क्यों है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इसकी विशेषता है? पूरा यूरोप के बीच कंट्री में आपको यह देश है, छोटा सा देश है।
तो वो क्यों यहाँ पर सारे देशों का संगठन स्थापित किया गया है। आईसीओ की स्थापना कराई गई थी 17 मई 1865। देखिए कितनी पुरानी संस्था है, यह यूएनए से भी पुरानी संस्था है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ल्ड में जितने भी दूरसंचार से संबंधित नवाचार होते हैं यह इसके लिए उत्तरदायी होता है। आईसीओ का महासचिव वर्तमान में है हाओ लिंग झाओ। तो यह प्रश्न आपको यह कमेंट बॉक्स में बताइए किस देश से है, चीन से हैं, दक्षिण कोरिया से हैं या जापान से। ये तीन ही व्यक्ति या कहीं ना कहीं होंगे, तो यह आप लोगों को याद रखना है। कहाँ से आप लोग है बताइए प्रश्न में यह कहाँ से है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 26 नंबर का प्रश्न है। 26 नंबर में क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है। टेक कन्वेंशन जो कॉन्क्लेव है 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया। एम वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो टेक कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया, किनके द्वारा, तो ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। हमारे वर्तमान रेल मंत्री भी है, सभी लोग जान रहे हैं। इनका बहुत ही प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है रेलवे में बहुत ही इनोवेटिव तरीके से। अभी हाल ही में कवच को लॉन्च किया गया था, कवच में इनका लाइव डेमो कराया गया था। तो मंत्री के द्वारा लाइव डेमो देखिए, कुछ मंत्री हैं जैसे नितिन गडकरी हैं और वैष्णव हैं, खुद भारत के प्रधानमंत्री ग्राउंड लेवल पर जाकर चीज़ों को कवर करते हैं ताकि लोगों का मोटिवेशन बढ़ सका, जो भी वर्कर है उनका मोटिवेशन बढ़े, संबंधित विभाग का मोटिवेशन बढ़े, इसलिए बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है इस क्षेत्र में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी रेलवे एवं संचार मंत्री। देखिए कितने विभाग इनको मिले हुए हैं, तो प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछ सकता है, मंत्रालय से नाम पूछ सकता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्री कौन है, सूचना प्रौद्योगिकी, और रेलवे और संचार मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इनका जो लोकसभा सीट है किस राज्य से है, लोकसभा सीट का नाम बताइए आप लोगों को जल्द से जल्द, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो NIC टैग कन्वेंशन जो है उसे जो नेशनल इंफॉर्मेशन जो काउंसिल उसके द्वारा कराया गया था कन्वेंशन 2022 के 30वें संस्करण का उद्घाटन, याद रखिएगा यह तीसरा संस्करण है, उद्घाटन किया गया जो कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC सेंटर के द्वारा 3 से 4 मार्च 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित का 2 दिवसीय कार्यक्रम था। तो देखिए प्रश्न आपको कहाँ से पूछ सकता है, तो प्रश्न बहुत से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसे याद रखिएगा प्रश्न किस रूप से पूछ सकता है। यह कौन सा संस्करण यहाँ प्रश्न कर सकता है, किसके द्वारा आयोजित किया गया, कितने दिनों का था, कब से कब तक चलाया गया, किस मंत्री द्वारा। तो देखिए एक ही और कहाँ पर आयोजित किया गया यह भी प्रश्न हो सकता है। एक ही प्रश्न में आप लोगों को 5 से 7 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से उसे शामिल किया जाता है। NI उभरती प्रौद्योगिकी का एक टेक कॉन्क्लेव की मेज़बानी कर रहा है जो ई सरकार के विशेष रूप से उपयोगी है। तो ई गवर्नमेंट क्या होता है बहुत से बच्चे को पता है, और जिन्हें नहीं पता बस इतना उनके जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित जो सरकार का जो कार्य पद्धति में बदलाव किया जाता है उसे ही ई सरकार कहा जाता है, ई गवर्नेंस कहा जाता है, या तो मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल सरकार कहते हैं, बहुत सा इसका नाम है, अलग अलग नाम है इसका। तो जब इस पर प्रोग्राम जब आपको क्लासेस कराई जाती है उसमें ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। वर्ष 2022 का टेक कन्वेंशन का विषय क्या है, डिजिटल सरकार के लिए नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है, अर्थात नेक्स्ट जेन का कहने का मतलब नेक्स्ट जनरेशन की यहाँ बात की गई है, इसलिए याद रखिएगा डिजिटल सरकार के लिए नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी। तो आप लोग को याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पिक्चर भी आप लोग को अपलोड कर दिया है। ये है हमारे जो संचार मंत्री है, रेलवे मंत्री हैं वैष्णव। NIC देखिए यहाँ पर किया गया डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, लोगो भारत कौन मिनिस्ट्री कर रहा है ये भी यहाँ का चर्चा है। अमृत वर्ष, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए व्यक्ति कौन है, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये व्यक्ति भी, तो इसलिए इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि UPSC पहले इस प्रकार के प्रश्न पूछता था, हालांकि अब नहीं पूछ रहा है कि किसी का पिक्चर दे दिया जाता था और उससे संबंधित आप लोग जानकारी लिया जाता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग आपको यहाँ पर दिया गया है थीम, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा बेहतर तरीके से, और कब से कब है, विज्ञान भवन में सारी चीज़ें जानकारी पिक्चर में दी गई है, जो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न है।
27 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण, जो भी प्रश्न आपको टेस्ट में शामिल किए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार के यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न उठे आपको एग्जाम हॉल में देखने, और 110 का स्कोर का रखा है टारगेट युक्ति आईएएस, जो युक्ति 110 के पार। तो इस जरूर से जल्द आप लोगों को यह लाने में युक्ति आईएएस सहयोग कर रहा है, और आप लोग भी मेहनत करते रहिए। जिस बार स्कोर 110 के पार होना चाहिए। ये करंट देखिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी लोग इसे देखिए। सागर, भारत का सागर जो परिक्रमा का आयोजन निम्नलिखित में से कब किया गया? सागर परिक्रमा करता है तो ये कब किया गया? 2 फरवरी 2021, 5 फरवरी 2021 या 11 फरवरी 2021, 5 मार्च 2022। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह 5 मार्च 2022 को किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो आत्म भारत निर्भर की भावना से संबंधित सभी मछुआरों, मछली उत्पादकों और हितधारकों के साथ एकता को प्रदर्शित करने के लिए तटीय बेल्ट, ध्यान रखिएगा, नया पीआईबी में संशोधित डाटा दिया गया है कि भारत के जो 9 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो संबंध है आपको समुद्री तटीय क्षेत्र से, उनकी कुल लंबाई 8118 है। तो किलोमीटर ये पीआईबी में स्रोत दिया हुआ है, नहीं विश्वास होता है सर्च भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए पीआईबी से इसलिए मैंने स्रोत भी दे दिया हूँ, इसलिए आप लोग देखिए डाटा अपडेट कुछ करता है सरकार तो उसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक हम लोग 76 जानते थे, तो यह अभी आप लोगों को कवर कर लेना है, करेक्शन कर लेना। हालांकि मैंने टेलीग्राम और फेसबुक पर इसे अपडेट किया था जब इसको मैंने क्वेश्चन में शामिल किया था उस समय बाय सोर्स के साथ। सागर परिक्रमा एक विकासवादी यात्रा की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ध्यान रखिएगा किनके द्वारा? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा 5 मार्च को इस पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपको 6 मार्च को इसकी प्रथम चरण गुजरात के मंडावी, तो याद रखिए कहाँ से? मंडावी से शुरू होगा और गुजरात के पोरबंदर में समाप्त होगा। तो याद रखिएगा 6 मार्च को इसका पहला प्रथम चरण और गुजरात में पोरबंदर में समाप्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरों के समूहों द्वारा सहयोग से किया जाता है। कि कितने लोग इसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन सब चीज़ों को आप लोग कवर कीजिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, आप लोग को सारे चीज़ों को कवर कर लेना, नहीं तो चीज़ें होती क्या छूट जाती है, बाद में आप लोगों को दिक्कत होता है कि प्रश्न बाहर से आ रहा है। बाहर से कुछ नहीं आता है, जो बताया जाता है उसी से कोरिलेटेड आप लोगों को चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसलिए आप लोग उन सब चीज़ों को कवर कीजिए ताकि जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम में है कन्फ्यूज़न दूर हो और कॉन्फिडेंस के साथ किसी प्रश्न का उत्तर दे। जैसे ही पूछे सागर परिक्रमा क्या है, तो इस पर 5 मार्च, 6 मार्च प्रथम चरण गुजरात प्रबंधन में समाप्त होगा, कितना बेल्ट को शामिल करा, तटीय बेल्ट को यह शामिल करेगा, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा मंत्रालय इसके लिए कार्य कर रहा है, किस मंत्री के द्वारा यह शुरू किया गया है, सभी को आप लोग कवर कर लीजिएगा। और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। सबसे बड़ी बात है कि सागर का परिक्रमा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से प्रारंभ किया गया, कब तक इसका समापन कब कराया जाएगा, इसमें कितने स्तंभ है, सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। जो भी एक्टिव बच्चे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग चीज़ों को नए नए तरीके से सीखिएगा, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 28वां नंबर प्रश्न। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। डायरेक्ट की बुक का नाम जो रहता है उसे शामिल किया गया। आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? सुभ्रा प्रभु, प्रदीप गुहा, चांदमल कुमावत, अनुपम खेर, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि खुद से इस मसीहा को सोनू सूद विथ मीरा कैयर के द्वारा दोनों संयुक्त रूप से लिखे हैं। तो सोनू सूद इसके सही राइटर हैं इस पुस्तक का। इनके द्वारा जो कोविड में कार्य किया गया उसके बाद इनको मसीहा बोला जाने लगा उपनाम के रूप में। तो आई एम नो मसीहा, तो इस पर एक बुक उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत से जो इस बार 2020 और 21 के दौरान बुक लिखे गए हैं उस पर आप लोगों का लिस्ट दिया गया, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे एक लिस्ट है मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर
मिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रदीप गुरहा के द्वारा लिखा गया है। मोदी इंडिया कॉलिंग चंद्रमल कुमावत के द्वारा लिखा है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बामन सुभा प्रभु के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपसे कर सकता है मनोहर पारिकर से, जो कि बुक का नाम है, लिस्ट है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। अनुपम खेर अभी चर्चा में है कश्मीरी फाइल्स को लेकर, तो इनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। कश्मीरी फाइल सभी व्यक्ति जो भी मुझे सुन रहे हैं, एक बार जरूर कश्मीरी फाइल को देखिए। भारत का सच क्या है, भारत किस रूप से बहुत सी तथ्यों को छुपाया है विगत कुछ दशकों के दौरान, तो कश्मीरी फाइल जरूर देखनी चाहिए। कश्मीरी पंडित से संबंधित आप लोग बहुत सी चीज़ें, ताशकंद फाइल आप लोग को देखनी चाहिए। ये सब प्रश्न जो फिल्म बनती है, लाइव फिल्म जो बनती है डाटा को रख के, फिर गुमनामी बाबा भी देखिए आप लोग, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न फिल्म है, तो आप लोगों को ये सब फिल्में देखनी चाहिए ताकि आप लोग को बहुत सी चीज़ें अराउंड जाकर चीज़ों को सीखने को मिले। लेखक लेसन लाइफ थॉट मी इन कॉलोनिंग अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। द खालिस्तान कॉन्फ्रेंसी GBS सिद्धू के द्वारा लिखी गई है। करुणानिधि लाइफ पनीर सेल्वम के द्वारा लिखी गई। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की, ये बहुत ही चर्चित बुक है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। हाउ टू बी ए राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे, बुक का नाम पूछ सकता है। रस्किन बॉन्ड से तो प्रश्न एक दो बार देखने को भी मिला है बहुत जगह, तो आपको प्रश्न कर सकता है। नेक्स्ट है हाउ टू जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, विनय सीतापति के द्वारा लिखी गई। जुगलबंदी जो उपमा दी जाती है, पर हकीकत ये है कि सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष होते हैं, तो पॉजिटिव पक्ष को ही लेकर आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहिए सभी लोगों को। तो उसमें भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में आया है विगत कुछ वर्षों में। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसमें भारतीय फ्लैग ही बाहर निकलने के लिए काफ़ी है। समझ सकते हैं भारत की स्थिति कहाँ है अभी वर्तमान में। ऐसी कल्पना हम कुछ वर्षों में नहीं कर सकते थे, हम जो जहाँ पर इस सरकार ने वर्तमान किया है, इससे कोई दो राय नहीं कर सकता है। हालांकि बहुत जगह जुगलबंदी इनके द्वारा किया गया है, जो और ये देखिए सरकार है, सरकार कुछ बातें लीक से हट कर भी बात करती, कोई भी सरकार हो, बस लोगों को समझने की बात है। विनय सत्यापति ने इन्हें समझा और इन पर बुक लिखा है। अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय के द्वारा लिखा गया है। अयोध्या माधव भंडारी के द्वारा लिखा गया। स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया है। महत्वपूर्ण बुक है, जरूर आप लोग इसे कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें 2-3 बुक है जो जिसे आप लोग कवर जरूर करना चाहिए आप लोगों को। और भी बहुत से बुक है, डेथ एंड इनसाइड अ स्टोरी जग्गी वासुपति, गेम चेंजर शहीद अफरीदी, कर्म योद्धा ग्रंथ अमित शाह लॉन्च होगा। कोविड कथा डॉक्टर हर्षवर्धन, कोविड-19 सभ्यता का संकट समाधान क्या है, कैलाश सत्यार्थी जो ये नोबेल पुरस्कार विजेता है भारत के, उनके द्वारा कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। देखिए कैलाश सत्यार्थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इनके द्वारा किनको और भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उनकी उपलब्धि क्या है, वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सी उपलब्धि को धारण करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आवर अनोली होम दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। दलाई लामा भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तिब्बत से संबंधित मांगों को रखने के लिए भारत में शरण लिए हुए हैं, तो ये आप लोगों को महत्वपूर्ण। द एंड ए गेम द हुसैन जेदी के द्वारा लिखा गया। माई लाइफ माई मिशन स्वामी रामदेव के द्वारा लिखा गया है। फोटो ईयर व्यू विद अब्दुल कलाम डॉक्टर शिव थानू को द्वारा लिखा। ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा दीपांकर अरुण के द्वारा लिखा गया। देखिए ट्रेल ऑफ द बुद्धा के बारे में संबंधित बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करता है। ऑन द ट्रेल ऑफ द बुद्धा, आप लोग ध्यान रखिएगा बुक का नाम। माई लाइफ माई डिज़ाइन इन डिज़ाइन गौरी खान। देखिए 2 बुक यहाँ याद रखिएगा, 2 बुक का नाम जो मैंने यहाँ लिखा है आप लोग को यहाँ से मिस गाइड कर सकता है प्रश्न में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर 2 माई लाइफ माई मिशन, एक है माई लाइफ इन डिज़ाइन गौरी खान के द्वारा, जो शाहरुख खान की पत्नी उनके द्वारा। मसीहा मोदी तवलीन सिंह के द्वारा। युवा भारत देवर्षि भंडारी के द्वारा।
टर्बुलेंस एंड द ट्रफ द मोदी ईयर, राहुल अग्रवाल एंड भारतीय प्रधान के द्वारा। द थीन माइंड मैप बुक धर्मेंद्र राय के द्वारा। द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट स्टीव वॉक के द्वारा लिखा गया। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। आप लोग बताइए वान की जो मृत्यु हुई उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। प्रश्न आप लोग सर्च करके भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सटलिंग टू द टॉप ऑफ स्टोरी ऑफ द पीयू संधु कृष्णा स्वामी के द्वारा लिखी गई है। संसद में हिमालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा लिखा गया। यह कौन सा मंत्रालय वहन करते हैं, कौन सा मंत्रालय इनके सामने, आप लोग जरूर बताइए। संसद में हिमालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बिहाइंड द मास मोहम्मद मेनन के द्वारा लिखा गया है। आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। बिहाइंड द मास मोहम्मद मनन के द्वारा। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत के द्वारा। याद रखिएगा ऑन अरेंज्ड मैरिज। हालांकि मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ, जल्द प्रकाशन के दौर पर चल रहा है। आप लोगों को मैं फेसबुक अपडेट भी किया था, उस पर कार्य प्रगति पर है, जिसका नाम है, आप लोगों को जल्दी आप लोगों को ये पढ़ने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। सोसाइटी एज ए मर्डरर एंड रेपिस्ट उसका नाम रहेगा। आप लोग जरूर उसे देखिएगा, जरूर पढ़िएगा। बहुत सी चीज़ें सोसाइटी के संदर्भ में बात होगी कि सोसाइटी अपने बातों को कैसे थोपता है एक बच्चे पर, उसके बचपन से लेकर अभी तक के दौर, अंतिम दौर तक सोसाइटी किस रूप से प्रभावित करती है उसके जीवन को, उसके गलत और सही निर्णय को कैसे सोसाइटी प्रभावित करती है, वो किस रूप से आप लोगों को सामने एक आता है। सोसाइटी एज ए रेपिस्ट एंड मर्डरर के रूप में किस तरह, केवल देखिए हत्या केवल किसी व्यक्ति को किसी हथियार से मार देना नहीं होता है। शारीरिक रूप से किसी की हत्या नहीं की जाती है, मानसिक रूप से भी आपको किसी की हत्या कर दी जाती है। अरे ये हम और आप पे सभी में यह हत्याएं होती है, पर इस पर कोई बात नहीं करता है। साथ ही रेपिस्ट जो होते हैं, रेपिस्ट अर्थात जो बलात्कारी होते हैं, केवल किसी महिला का जो इज्जत है या तो उनकी जो चिंता है उसे भंग नहीं करता है। यह सोसाइटी भी किसी न किसी रूप से किसी महिला, किसी व्यक्ति, पुरुष का रेपिस्ट के रूप में भूमिका अदा करता है। हालांकि बहुत से इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, पर नेगेटिव बातों पर कोई बात नहीं करता। उसी पर मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ, जल्द आप लोग के सामने आखिरी एंड ईयर तक आप लोगों के सामने उपलब्ध होगा, बहुत से तथ्यों के साथ कि क्या वो नहीं है। हम और आपसे जुड़कर वो, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल है, आने वाले लोग भी उसमें शामिल होंगे। जब तक इस सोसाइटी की इस थिंकिंग वे को नहीं बदला जाता है तब तक, जब तक ये थिंकिंग वे शामिल रहेगा हमारे सोसाइटी में, सोसाइटी एज ए रेपिस्ट और एज ए मर्डरर रहेगा बना हुआ भूमिका में। इसलिए उस पर मैं एक बुक लिख रहा हूँ, जल्दी आप लोग का कोऑपरेटिव रहेगा तो सक्सेस होंगे। लास्ट है क्रिकेट डोनर जतिन परांजपे बुक नाम है। चलिए तब तक हम वेट करते हैं उस बुक का। 29वां नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं, बहुत जल्दी, बहुत लंबा हो गया होगा, वीडियो को पता है। भारत वर्ष 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? 28%, 34%, 40%, 42%, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 40% का लक्ष्य निर्धारित किया है 2030 तक। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। भारत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो है NDC जो है के हिस्से के रूप में भारत 2030 तक स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त कर सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइए गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत कौन कौन से शामिल होते हैं, उसमें कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। भारत ने नवंबर 2021 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। उपलब्धि देखिए भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि, 2030 तक इसे रखा था लक्ष्य, पर 2021 के नवंबर में ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह PIB का डाटा है, तो आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। इसका लक्ष्य हासिल कर लिया। नवंबर 2021 में देश में स्थापित अक्षय ऊर्जा जो है क्षमता 150.5 में गीगावाट हो गया, जिसमें से सौर ऊर्जा 48.55 गीगावाट, पवन ऊर्जा 40.3 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 4.83 वाट, जैव शक्ति से 10.6 और बड़ी हाइड्रो से 46.51 गीगावाट ऊर्जा उपलब्धता हासिल किया है भारत। भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कब कर लिया है? नवंबर 2021। जबकि इसकी परमाणु क्षमता जो है भारत की
ऊर्जा क्षमता आधारित जो स्थापित बिजली क्षमता जो है 6.7 गीगावाट है। तो परमाणु आधारित कितना 7.6 गीगावाट। ये PIB का डाटा है, अपडेट डाटा है, तो इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, की नोट्स इस पर बना लीजिएगा। यह कुल गैर जीवाश्म जो है आधारित स्थापित ऊर्जा का जो क्षमता है उससे 157.32 गीगावाट तक लाता है। और जो कुल 392 आप लोग ध्यान रखिएगा डाटा, इस डाटा को जरूर आप लोगों को शामिल करना है। यहाँ से प्रश्न 2, 3, 4, 5 प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकता है। तो भारत का कुल क्षमता कितना हो गया 9.39 यानी 392.01 गीगावाट कुल स्थापित बिजली क्षमता, जो 40.1% है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो नवंबर 2021 में यह प्राप्त कर लिया है डाटा। हाल ही में संपन्न 2000 COP26 का माननीय प्रधानमंत्री जो घोषणा के अनुरूप विगत 7.5 वर्षों के दौरान भारत ने सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अच्छे ऊर्जा क्षमता वृद्धि में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है। तो प्रश्न यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, प्राप्त करने में गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे अग्रणी देश कौन है। तो भारत उससे अग्रणी देश, न कि अमेरिका है, चीन है, न कि इजराइल है। तो देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण आपको उपलब्धि है भारत का। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, जिसमें अक्षय ऊर्जा क्षमता बड़े जल विद्युत सहित 1.97 गुना बढ़ रही है और सौर ऊर्जा में 18 गुना से अधिक बढ़ रही है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बहुत से डाटे आप लोग को कवर कराएंगे, जैसे सौर ऊर्जा में क्या है लक्ष्य, पवन ऊर्जा में कितना उपलब्धि हासिल, कितना ऊर्जा हम लोग देते हैं, लघु विद्युत में कितना है, जैव शक्ति में कितनी, बड़ी हाइड्रो परियोजना कितनी है, कुल कितनी है, सभी प्रश्न आपसे कर सकता है। किसी भी रूप से यह प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, इसलिए आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। यह प्रश्न आप लोग से पूछ सकता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए, आज के टॉपिक का करंट आज समाप्त हो गया टेस्ट 5 का। तो 30वां नंबर प्रश्न क्या है, नेपाल ऑयल के लिए निम्नलिखित में से कितना करोड़ रुपये का एक राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन OP की मंजूरी दी है, NMEO-OP। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल ऑयल के लिए आप लोगों को कितने करोड़ का राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन की मंजूरी दी है। एक है 1100, थोड़ा सा इसे ज़्यादा मैं पेन चला देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मुझे बहुत मज़ा लगता है पेन चलाने में, लिखने का बहुत शौक़ है। 11,040 करोड़ रुपया, 12,020 करोड़ रुपया, 13,010 करोड़ रुपया, 14,080 करोड़ रुपया। तो ये सही उत्तर क्या होगा, 11,040 करोड़ रुपया जारी किया गया इस मिशन के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। तो आप लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल नेपाल ऑयल के लिए 11,400 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन OP की मंजूरी दी, जिसका फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। तो ध्यान रखना है, यह मिशन कहाँ से है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों से है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। इसके माध्यम से खाद्य तेलों के आयात में सभी लाकर देशों में ही खाद्य तेलों का उत्पादन तेजी से लाई जाएगी, जिसके लिए पाम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाना बहुत अहम हो जाएगा। तो पाम ऑयल जो भारत से हम लोग भारत से दूसरे देशों से लेके आते हैं, उसे अब पूर्वोत्तर क्षेत्रों अंडमान क्षेत्रों में उपजाया जाएगा। इस मिशन के तहत यह काम कराया जाए, जिससे किसान अत्यधिक लाभ होंगे, पूंजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा। आयात की निर्भरता जो है, पाम ऑयल निर्यात की निर्भरता जो इंडोनेशिया या उन देशों के आसपास देशों से साथ है, वो लोग बंद जैसे ही कर देता है पाम ऑयल की आपूर्ति, हमारे यहाँ तेल का दाम बढ़ जाता है। और बहुत से लोगों को लगता है सरसों तेल हम लोग पीते हैं, पर सरसों तेल का उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम में आप लोग रहते हैं। सभी कंपनियाँ कहीं ना कहीं पाम ऑयल का यूज करती है, बस फ्लेवर सरसों का डाल देती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तेल का दाम क्यों बढ़ता है। पाम ऑयल का जब जो आयात है, जो निर्यात दूसरे देशों से हम लोग लेके आते हैं, तो उसमें कमी हो जाती है, तो जिससे तेल बढ़ता है। कोरोना संकट काल में 2.37 करोड़ से अधिक किसानों ने बैंकों में KCC के जरिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। यह कुछ डाटा था अलग इसके साथ किसानों के साथ, इसलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दलहन, तिलहन, पाम ऑयल, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दलहन, तिलहन और पाम ऑयल से संबंधित जो है चीज़ों को आप लोग को कवर करना है, फोकस करते हुए कर रही है, जिसमें राज्य सरकारों का मदद आग्रह किया गया है।
ODOP क्या है? एक जिला एक उत्पाद, और जिलों के निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एजेंसियां एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। ODPOP लक्ष्य भारत में 739 जो जिलों में से 739 उत्पादों के पुल निर्माण करना, एक प्लेटफॉर्म देना उसे, और उसे आयात निर्यात के कॉन्सेप्ट पर डेवलप करना भारत के क्षेत्रों, भारत के राज्यों में और भारत के बाहर भी, दोनों ही रूपों में से विश्व प्रसिद्ध करना। प्रारंभिक चरण के 103 जिलों से संबंधित 106 उत्पादों की पहचान की गई है। अभी मैंने जस्ट कल 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को इंडिया कह रहा हूँ मैं, बिहार का 1 जिला 1 उत्पाद के संबंध में आप लोगों को अपडेट किया था, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। इसी से कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है, ODF से। तो आपको ODOP 1 स्टेट एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो यहाँ से आपको निकला। तो बिहार के किन किन क्षेत्रों से ODOP फसल है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि मैं कम्युनिटी में इसे अपडेट कर दूंगा अभी जस्ट, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर लगा होगा चीज़। तो जो भी चीज़ें हैं हम लोग आगे फिर नेक्स्ट बात करेंगे। पॉलिटी जो टॉपिक है, चलिए मैं फर्स्ट पेज पर आ जाता हूँ। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है। 1 सेकेंड, आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी स्पष्ट मैं कर दूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अभी हम लोग जस्ट बात कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो चलिए, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है। आप लोग का जो पॉलिटी है अभी जस्ट अभी आज ही समाप्त कर दिया जाएगा, ज्योग्राफी भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन 30 प्रश्न जो है, तो आप लोग ज़रूर इसमें शामिल होइए और हमें कोऑपरेट ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट होकर कार्य कर सके। कम्युनिटी ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी होता है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ बहुत सी चीज़ें कवर की जाएगी और आपको एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बात की जाएगी, टू दी पॉइंट बात की जा रही है। तो हमसे जुड़िए और हमें और भी सक्सेस के रास्ते को पहुँचाइए, ताकि आप ही हमारे साथ सब कुछ है जो हमें सुन रहे हैं लोग, तो और भी स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से काम कर सके। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। मस्त होकर तैयारी करते रहिए, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।